नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से जीएसटी के नेक्स्ट सेशन में, जो कि है बेसिक प्रोसीजर से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें हम करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि एक छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी जीएसटी के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या है, यानी किस तरीके से जीएसटी अथॉरिटी काम करती है, उसके नीचे का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, प्रोविजंस क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स को किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। उसके बाद ऑडिट का क्या प्रोविज़न है गुड्स और सर्विस टैक्स एक्ट में, कितने सालों तक कितने पीरियड के लिए हमें डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं जीएसटी के एक रजिस्टर्ड पर्सन को, और वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है जब भी हम कोई रिटर्न फाइल करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं अथॉरिटीज़ को, तो कौन बंदा उस डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर करने के लिए लायबल है। तो ये सब टॉपिक आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट टैक्स का डिफाइन करा गया है इंडिया में, वो 7th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें 3 लिस्ट है हमारी, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स कौन से होते हैं जिनके ऊपर रूल बनाने का, रेगुलेशन बनाने का अधिकार जो है हमारी पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट में होता है जिसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट को ही, पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट को ही उसमें को रूल और रेगुलेशन बनाने का अधिकार दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में हमारा आता है जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपसी सहमति से किसी विषय पर चर्चा करके उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट कराती हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि जैसे हमारा जो सीएसटी जीएसटी जो है वो 4 तरह के हायरार्की में डिवाइडेड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी, सीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी। तो हर एक के अपने अपने रूल्स भी हैं, एक्ट भी हैं, रूल भी हैं, पर आईजीएसटी कुछ रूल, सीजीएसटी के रूल्स जो हैं वो आईजीएसटी पर भी अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद गुड्स और सर्विस टैक्स जो है क्या बेसिकली, तो गुड्स और सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो किसी सप्लाई, माल की सप्लाई पर या कोई सर्विस देते हैं या दोनों में की सप्लाई पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। केवल अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है उस पर सीजीएसटी, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। जनरल रेट जो है जीएसटी की वो 18% है, अगर आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे तो 18%, अगर सीजीएसटी है एसजीएसटी तो 99%। नॉर्मली जो रेट डिफाइन किए गए हैं जीएसटी एक्ट में वो हैं नील है, 0% नील है, 0 रेटेड है, 0.1%, 0.25%, 3%, 5%, 12, 18, 28। अगर आपकी कोई सप्लाई विद इन द स्टेट है तो इन्हीं जो रेट्स हैं इनको आप डिवाइडेड कर दीजिएगा हाइफ में, और फिर वो डिवाइडेड हो जाएंगी सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तंबाकू प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल होती है, प्लस उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। तो ये इसका प्रोविज़न था। यूनियन टेरिटरी के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो यूनियन टेरिटरी हमारी जैसे दादर नागर हवेली हो गई और आपकी दमन दीव अंडमान निकोबार हो गया, पर चंडीगढ़ हमारी हो गई, चंडीगढ़ हमारी हो गई, दिल्ली और पौंडीचेरी ये इनकी क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इस पर एसजीएसटी ही अप्लाई होता है, इन पर यूटी सीजीएसटी अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ये है कि जैसे हमें इंडिया को अगर डिफ़ाइन करें तो इंडिया को ये कहा गया है कि जो भी 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है समुद्री सीमा से लेकर उससे आगे 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है सी का, वो एक स्टेट जिस भी स्टेट में टेरिटरी में आता है उसके हिसाब से उस पर एसजीएसटी चार्ज होगा। पर 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक के बीच में कोई सप्लाई होती है तो वो आईजीएसटी का पार्ट बनता है। एक बेसिक इसमें एक नॉलेज हमने दी गई है। दूसरा इसमें अगर हम कहें कि आईजीएसटी जो चार्ज होता है वो इंटरस्टेट सप्लाई के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए होता है। ठीक है। और एसजीएसटी और सीजीएसटी विद इन द स्टेट के लिए होता है। स्टेट वैट, सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल टैक्स, ऑक्ट्री, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी,
गैम्बल जो लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग पर हैं, ये सब के सब एलिमिनेट होकर एसजीएसटी का इन्होंने रूप ले लिया है। ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में एक स्पेशल प्रोविज़न ये भी है कि वहाँ की कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई या म्यूनसिपल अथॉरिटी हो गई, पंचायत हो गई, रीजनल काउंसिल हो गई, तो वो एंट्री 62 है लिस्ट टू स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल में, उसके अंतर्गत वे एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बेसिकली होती कहाँ है, ट्राइबल एरिया में है, जैसे स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में हमारा हो गया। ठीक है। उसके बाद है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ये आपकी आईजीएसटी में क्लब हो गई हैं। इसके बाद आपको अगर कुछ बेसिक, जैसे मान लीजिए आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और आपको रिटर्न सबमिट करनी है, नोटिस का रिप्लाई करना है या जीएसटी पे करनी है, तो हम यूज़ करते हैं gst.gov.in पर। यहीं से हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, यहीं से हम रिटर्न सबमिट करते हैं, यहीं से हमें ड्यू डेट का भी पता चल जाता है। CBIC.gov पे बेसिकली यूज़ होती है किसी तरह का नोटिफिकेशन अगर आया हो, कोई सर्कुलर अगर आया हो, सरकार ने कोई फैसिलिटी एडिशनल प्रोवाइड करी है, तो उससे लिए हम CBIC.gov.in पर हम जा सकते हैं। www.gst.council.gov पे बेसिकली जो जीएसटी काउंसिल होती है, जो डिसीजन लेती रहती है टाइम टू टाइम, क्या रेट्स होने चाहिए, बढ़ाने हैं, घटाने हैं, कितना कलेक्शन हुआ है, इन सब के बारे में डिस्कस होता है। तो उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास वाइट पेपर्स आते हैं वो हम gst.council.gov.in से हम ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि कैसे जीएसटी एक्ट जो है, जो टैक्स कलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है CGST और आईजीएसटी के लिए, जो डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है, वो कंट्रोल करता है ऑल ओवर इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को जीएसटी के। एक टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट होती है जिसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ऑल ओवर इंडिया पर इससे कंट्रोल करते हैं पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स को। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है बोर्ड, और यही सारे इंडिया में रूल्स और रेगुलेशंस पॉलिसी फॉलो करवाता है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, हर पूरे इंडिया को कई जोन में बांटा गया है, तो उनके जो हेड होते हैं वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर हो सकते हैं। इनको सुपरविज़न के लिए ये सुपरवाइज़ करते हैं किनको, प्रिंसिपल कमिश्नर को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो उनके जोन में आती है उसको। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑडिट हो गए, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं। इनके इक्वलेंट ऑफिसर जो अदर देन दूसरी यूनिट्स के जो नॉर्मल CGST के हैं उनके इक्वलेंट हैं, जैसे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑडिट इक्वलेंट पावर होगी उनकी चीफ कमिश्नर के इक्वलेंट, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो गए, वो प्रिंसिपल कमिश्नर के इक्वलेंट पोस्ट पर काम पावर दी गई है उनको। जॉइंट डायरेक्टर जो हो गए वो जॉइंट डायरेक्टर कमिश्नर के इक्वलेंट पावर उनके पास है। एडिशनल डायरेक्टर के हिसाब से है। तो ये जो जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ये बेसिकली इंटेलिजेंस यूनिट्स हो गई, इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हो गई, या लीगल प्रोसीडिंग्स की यूनिट की जो उनका इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एंड डेप्यूटी डायरेक्टर्स, इक्वल पावर असिस्टेंट एंड डेप्यूटी कमिश्नर्स के। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गए, वो सुपरिटेंडेंट और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो गए CGST अथॉरिटी के, उनके इक्वलेंट हो गए। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो सेंट्रल टैक्स के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आती है, उसमें 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स अपील, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स अपील, एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स अपील। कमिश्नरेट ये हो गई जिसमें आपके आते हैं कि एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स। फिर जो कमिश्नर है उसको डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में। डिविजन्स को जो कंट्रोल करते हैं वो डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टर और कमिश्नर में डिफरेंस हो गया कि इनके डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए। एक इंटेलिजेंस यूनिट और ऑडिट से रिलेटेड हो गया, यानी कि डायरेक्टर्स जो होंगे वो इंटेलिजेंस यूनिट्स के हो गए, ऑडिट यूनिट्स के हो गए। कमिश्नर जो हो गए जो बेसिकली नॉर्मल रूटीन के जो इनके CGST को लागू कराना, टैक्स कलेक्ट करना और डिमांड रिटर्न सबमिट कराना, रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना, उससे रिलेटेड काम हो गया। इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन करता है स्टॉक्स का और रोड चेक्स करता है। सुपरिटेंडेंट 2.2 में प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, ये रिकवरी प्रोसीडिंग और सीड गुड्स रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करते हैं।
जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर है, ये सर्च एंड सीजर बुक्स इंस्पेक्शन करते हैं अकाउंट्स की, ये शो को नोटिस इशू करते हैं, डिमांड को इशू करते हैं अगर जो डिमांड है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है केवल CGST के केस में, और 2 करोड़ जिसमें CGST IGST कंपनसेशन सेस तीनों को इंक्लूड कर लें। तो कोई भी ऐसा गुड्स है जो जल्दी ख़राब होने वाला है उनकी सेल के लिए, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है जिसको वो डिक्लेयरली वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर कंपनसेशन स्कीम डिक्लेरेशन हो गया, कैजुअल पर्सन का रजिस्ट्रेशन हो गया, रिफंड हो गया, इशू शो कोड नोटिस हो गया, डिमांड हो गया जो कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की केवल CGST केस में, 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की CGST IGST और सेस के केस में। डिटेन किसी भी गुड्स इन कन्वेंस इन ट्रांजिट है उसको डिटेन कर सकते हैं, किसी भी गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, किसी भी ट्रक्स को व्हीकल्स को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं वो। पॉइंट नंबर 2 में है कि 3 में है कि प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, यानी किस टाइप की बुक्स अकाउंट एक रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेन करता है और कहाँ करता है। तो सबसे पहले ये है कि ये मैंने लिस्ट दे रखी है यहाँ पे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने रजिस्टर्ड प्लेस का मतलब है जो भी उसके सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड एड्रेस उसका मेंशन होगा वहाँ पर। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल परचेज के बिल्स गुड्स के और सर्विस के उसको दोनों मेंटेन करने हैं। अगर वो प्रोडक्शन करता है मैन्युफैक्चर करता है तो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, सेल्स परचेजेस का, रॉ मटेरियल का, वर्क प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, कितनी उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करी है, कितने के उसके पास है, कितने उसने रिसीव करी है बाय परचेज, कितने को उसने क्लेम करी है, कितनी उसके पास पेंडिंग है उसकी डिटेल, सेल्स रिलेटेड डिटेल, कितनी उसके पास पेबल है कितनी उसने पेड कर चुका है, टैक्स इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिफंड वाउचर, बिल ऑफ चालान, डिलीवरी चालान, रिसिप्ट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब मेंटेन करेगा। जितनी रिटर्न, जितने चालान, जितने नोटिस है और ऑर्डर आए हैं वो सब उसको मेंटेन करने पड़ेंगे अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे। 3.1 में ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें अब ये कहा गया है कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, क्या क्या चीज़ों से ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जितने भी रिकॉर्ड जो मैंने पिछली स्लाइड में बताए वो रजिस्टर्ड प्लेस पे होने चाहिए मेंटेन। अगर मान लो उसका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस एडिशनल प्लेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो उस जगह पर होने चाहिए, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही रखे रहने चाहिए। किसी तरीके का अल्टरेशन मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड्स में नहीं होना चाहिए। सारे रिकॉर्ड्स जो इनवॉइस अगर आप रेज कर रहे हो सीरियल नंबर होने चाहिए। कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर अगर आप इशू कर रहे हो तो सब सीरियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं मंथली बेस पे उनको रिकॉर्ड होना चाहिए उनका। और जब भी अथॉरिटी GST अथॉरिटी डिमांड रेज करती है डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने का तो सब डॉक्यूमेंट्स को वो प्रोड्यूस भी कर दे। ये कुछ कैटेगरी है रजिस्टर्ड पर्सन की जिनके लिए कुछ एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे कि एजेंट है तो एजेंट को सबसे पहले ऑथराइजेशन लेटर मेंटेन करना पड़ेगा जो हर एक प्रिंसिपल से अगर वो नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू, क्वांटिटी और डिटेल ऑफ गुड्स रिसीव्ड, जितना उसने रिसीव करा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ईच प्रिंसिपल, जितना उसने सप्लाई करा है ऑन द बिहाफ ऑफ ईच प्रिंसिपल। ठीक है, डिटेल जो वो प्रिंसिपल को फर्निश करता है कि भाई मैंने इतना ख़रीदा था आपके बिहाफ पे, मैंने इतना बेचा है आपके बिहाफ पे, इतना ख़राब हो चुका है, इतनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है, कितना मैंने टैक्स पे कर दिया है, कितना मैंने क्रेडिट अवेल किया है, इन सब की डिटेल वो अपने पास मेंटेन करेगा इन एडिशन टू जो मैंने लिस्ट ऊपर आपको ऊपर दी है। ट्रांसपोर्टर और क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट के केस में डिटेल ऑफ गुड्स डिस्पैच, कितना गुड्स उसने डिस्पैच करा है, कितना उसने रिसीव करा है, डिलीवरी चालान, कंसाइनमेंट नोट ये रखेगा। ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस जो है गोडाउन में है उससे रिलेटेड डिटेल जो कितना गुड्स डिस्पैच कर चुका है वेयर हाउस से, गोडाउन से, कितना उसने रिसीव करा है गोडाउन में और वेयर हाउस में, और कितना गुड्स स्टोर है एट प्रेजेंट आइटम वाइज क्वांटिटी वाइज, ये सब डिटेल रिकॉर्ड वो अपने यहाँ रखेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो ये रखेगा भाई जिससे भी उसे कॉन्ट्रैक्ट को असाइनमेंट मिला है कॉन्ट्रैक्ट का उसका नेम और एड्रेस, क्या वैल्यू, डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटी जो उसने सप्लाई रिसीव करी है यूटिलाइज करी है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और कितना पेमेंट उसने रिसीव करा है अपने कस्टमर से फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डिटेल वो इन एडिशनल में मेंटेन करेगा।
अब पॉइंट नंबर 4 में है प्रोविज़न ऑफ ऑडिट अंडर GST एक्ट। देखिए हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने अकाउंट तो मेंटेन करने ही होते हैं, पर अगर वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से उसको ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। पहले ये टर्नओवर थी 2 करोड़, पर अब ये हो चुकी है 5 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 ऑनवर्ड्स। ठीक है। GST एंड INC जो है एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, जिसको ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं GST की। ये फाइल करता है GST ऑडिटर। ठीक है। होता क्या है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हैं और जो रिटर्न आपने फाइल करी है उनके बीच का रिकन्सिलिएशन बना के वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, कि जिससे अगर मान लीजिए कोई पेबल बन रहा है या कुछ गलत रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं या कुछ डेफिशिएंसी पाई गई है तो वो पता चल सके गवर्नमेंट को। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं की जाएगी GST अथॉरिटी को किस केस में, अगर डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अदर विभाग है उसमें, क्योंकि इन सबको ऑडिट करने का अधिकार वो C&AG के अंडर में है। C&AG अपने डिपार्टमेंट से या अपने लेवल पर इन सब का ऑडिट करवाता है। ठीक है। तो उनको 9C बढ़ने की कोई ऑडिट रिपोर्ट अलग से स्पेशल ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट कंपनी यानी यहाँ से PSU से रिलेटेड हैं आर नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, तो ये अपना ऑडिट खुद कराती हैं। अब पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, कितने साल तक हमें रिकॉर्ड मेंटेन करते पड़ते हैं जितने भी हैं ये टैक्स इनवॉइस, ऑर्डर, नोटिस, रिटर्न, चालान सब। तो देखिए मिनिमम पीरियड जो है वो है 72 महीने, यानी कि करीब मिनिमम 6 साल। ठीक है। और एनुअल, और वो कब से एप्लीकेबल होगा, जिस भी ड्यू डेट होगी जो एनुअल रिटर्न की उस पर्टिकुलर साल की, उससे आगे के 6 साल वो रिकॉर्ड होते हैं। पर अगर इन केस ऑफ अपील, रिवीजन और अगर लीगल प्रोसीडिंग चल रही है किसी अथॉरिटी के सामने, तो रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है जब वो अपील, रिवीजन या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो फाइनलाइज ना हो जाए, उस पर डिसीजन ना आ जाए अथॉरिटी का, जुडिशियल अथॉरिटी का, उस डेट से लेकर अगले 1 साल तक वो रिकॉर्ड हमें सारे मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये 2 तरीके के प्रोविजंस। अब आते हैं वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए अगर कोई प्रोपराइटर है तो खुद अपने बिहाफ पर उसको साइन करेगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर या इनकैपेसिटेट है या मेंटली इनकैपेसिटी शो करता है, तो उसके केस में जो भी इस बंदे को अपॉइंट किया जाता है वो उस पर रिटर्न्स को या नोटिस का जवाब देगा, फाइल करेगा। HUF के केस में कर्ता या कर्ता के एब्सेंस में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया जाएगा कर्ता के तरफ से वो उसको साइन करता है। कंपनी के केस में CEO हो गया और जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा वो होगा। गवर्नमेंट के केस में ऑथराइज ऑफिसर्स हो गए। फर्म के केस में पार्टनर्स हो जाते हैं जो कि ऑथराइज किए जाएंगे सब पार्टनर्स के द्वारा। माइनर का इसमें कोई रोल नहीं है। एसोसिएशन के केस में और वही सेम मेंबर्स, जो ऑथराइज मेंबर होगा, पर्सन होगा, जो सब मेंबर्स मिलकर उसको ऑथराइज करेंगे बंदे को। ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी, ऑथराइज ट्रस्टी होगा, जो जिससे सबकी कंसेंट ले ली जाएगी सब ट्रस्टी से कि ये बंदा हमारा जो है कोई भी सबमिशन रिप्लाई करना होगा तो GST उसमें करेगा। ऑथराइजेशन जो किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा किया जाता है या DSC कॉमन पोर्टल के थ्रू किया जाता है। देखिए वेरिफिकेशन और किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, जैसे मैंने बताया था कि नोटिस हो गए, रिटर्न्स हो गई, अपील, ऑर्डर जो भी सबमिट किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, वो सारे के सारे जितने भी सबमिशंस किए जाते हैं मोस्टली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके गया है वो कॉमन पोर्टल के थ्रू ही होता है, जो कि है GST.gov.in। वेरिफिकेशन प्रोसेस 3 तरह की है। वेरिफिकेशन कोड आधार बेस्ड है, नेट बैंकिंग बेस्ड है और कॉमन पोर्टल बेस्ड है। बेसिकली मोस्टली कॉमन पोर्टल से हम EBC जनरेट करके मोबाइल में जो OTP आता है उसको सबमिट करके हम अपना सारा काम कर लेते हैं। पर कंपनी के केस में हमें डिजिटल सिग्नेचर जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा डायरेक्टर्स उसके यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके इसमें ये काम होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, बहुत ही बेसिक इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। कहीं कोई डाउट रह गया हो किसी तरीके का और आपको इसके बारे में जानना हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे, कि इस पर मैं आरओसी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी, एक्सेल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड अपनी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं। तो आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता। धन्यवाद।